हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आप सभी को मैं साइंस पढ़ाता हूं। और साइंस में हमारे पास हमारा बैच चल रहा है 3 और अध्याय 3 है हमारे पास में धातु और अधातु। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, उसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। उनके अंदर अंतर भी बता दिया मैंने, उनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण वो भी मैंने पढ़ा दिए हैं। और रासायनिक गुण में विशेषकर आपको ढंग से पढ़ने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है और भौतिक गुणों से भी बनता है 1 नंबर का क्वेश्चन। अब हमारे पास में धातु और अधातु का पार्ट 3। अब पार्ट 3 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं एक बार। और इससे पहले अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसने नहीं देखा है वो जाके YouTube चैनल पे जाके वो दोनों क्लास देख के फिर बाद में ये क्लास आपको देखनी, ताकि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ जाए। और मैं यहाँ पे YouTube चैनल पे टोटल चैप्टर जो है हमारे पास में पूरे जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों के मैं फ्री में यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो आप सभी मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अब देखो आज का हमारा क्या क्या टॉपिक लिया। एक तो सबसे पहला हमारा टॉपिक लेंगे एक्वा रेजिया। अब ये एक्वा रेजिया क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। एक इसे बोलते हैं अम्लराज, दूसरा नाम इसका अम्लराज, एक्वा रेजिया या अम्लराज। फिर इसके बाद में हमारे पास में आएगा धातु और अधातु की अभिक्रिया, धातु व अधातु की अभिक्रिया। तो इसके बाद में क्या करना है, हमें धातु और अधातु की आपस में अभिक्रिया करवानी है। जैसे हमने अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया, इसी प्रकार धातु अधातु की आपस में अभिक्रिया करवानी है। फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास में धातु और धातु की अगर हम आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास में बनेंगे आयनिक यौगिक। फिर आएगा उसके बाद में हमारे पास में आयनिक यौगिक के गुण बताना, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म है वो उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। फिर इसके बाद में हमारे पास में आएगी सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। इसके बाद में आएगा हमारे सक्रियता श्रेणी। आज के हमें ये 4 टॉपिक कवर करने हैं और इसके बाद में जो आगे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हो सकता है लगभग आपका चैप्टर समाप्त हो जाए। हमारा आधा चैप्टर तो हो गया, आधा चैप्टर बाकी है, तो कुछ टॉपिक इसमें आ जाएंगे, कुछ टॉपिक जो बचे हैं वो इसके नेक्स्ट पार्ट में हो जाएंगे। और लगभग नेक्स्ट पार्ट में आपका ये अध्याय 3 भी समाप्त हो जाएगा और स्कूलें वापस से खुलने वाली है। तो आप अपने अध्ययन को लगातार रूप से जारी रखें, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं आज के टॉपिक करके कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। अब आते हैं सबसे पहले एक्वा रेजिया पे। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया क्वेश्चन हम लिख सकते हैं अम्लराज। एक्वा रेजिया या अम्लराज क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हमें क्या करना है, एक विलयन बनाना है जिसे बोलेंगे एक्वा रेजिया या अम्लराज। उसके अंदर क्या होगा, हमें 3 अणु तो हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। 3 अणु किसके होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के होंगे। और एक जो अणु है हमारे पास में नाइट्रिक अम्ल का होगा। इन तीनों के मिलने से एक ताजा मिश्रण बनता है, उस मिश्रण को बोलते हैं हम अम्लराज या एक्वा रेजिया। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है। एक्वा रेजिया जो होता है हमारे पास में, इसका उपयोग हमारे पास में सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के लिए किया जाता है। आपने देखा बहुत सारे सुनार जो होते हैं, हमारे जो धातु होती है, गहने जो होते हैं, उन धातुओं को चमक वापस कर देते हैं, उनकी चमक लौटाने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जो सोना होता है उसको एक्वा रेजिया के अंदर डालते हैं, जिससे ऊपर से थोड़ा सोना घिसकर वो उनके पास में ले जाता है और आपकी वो धातु क्या होगी, इसमें चमक आ जाती है। और उससे आपका नुकसान भी है। उसमें क्या होता है, जो आपके सोने की जो भी आपने वस्तु दी है उसके ऊपर का सोना ऊपर से थोड़ा उतर जाता है, थोड़ा वो खुद भी रखे लेते हैं। तो ऐसे आप करने से अपना ध्यान रखें और ध्यान से आप करें, अपनी जिम्मेदारी पे करें। तो एक्वा रेजिया में क्या होता है, तो वो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत बार। तो ऐसी कौन सा वो भाई विलयन है जिसके अंदर सोना डालेंगे तो उसमें चमक उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है।
तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, वो है एक्वा रेजिया। या प्लेटिनम या सोना है, इनको गलाने के लिए समर्थ होता है, उनको गला सकता है, ये ऐसा विलेन है हमारे पास में। तो इसमें क्या होता है, 3 अणु तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक, 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक, 3 अणु हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सीधे सीधे है HCl, ठीक है। वह एक अणु नाइट्रिक अम्ल हमारे पास में HNO3, 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वह एक अणु नाइट्रिक अम्ल के ताजा मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। तो अम्लराज की आवश्यकता में अम्लराज किसी कहते हैं, एक्वा रेजिया किसी कहते हैं। तो हमारे पास में क्या होगा, 3 अणु तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और एक अणु हमारे पास में क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा। इन दोनों का जो हमारे पास में विलयन बनेगा, इनके मिलाने से जो विलयन बनेगा, उस विलयन को हम बोलेंगे एक्वा रेजिया। और ये क्या काम आता है हमारे पास में, सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ होता है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये सोने व प्लेटिनम जैसी धातुओं को ये मतलब सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ होता है, तो हमारे पास क्या होता है, सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को ये गला सकता है। तो वापस से एक्वा रेजिया क्या होता है हमारे पास में, एक्वा रेजिया हमारे पास में क्या है, तो एक्वा रेजिया एक विलयन है जिसके अंदर क्या होता है, 3 अणु तो हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं, HCl के होते हैं, और एक अणु हमारे पास में नाइट्रिक अम्ल का होता है। इनसे ताजा जो मिश्रण बनता है उसी को हम एक्वा रेजिया बोलते हैं या अम्लराज कहते हैं। और ये अम्लराज कहाँ काम आता है, सोने जैसी प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में काम में आता है। फिर इसके बाद में देखो भाई, डायरेक्ट आपसे अनुपात भी पूछा जाता है, HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है एक्वा रेजिया के अंदर, तो हमें याद रखना है जो हमारे पास में HCl होता है अनुपात में HNO3, ठीक है। ये तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हमारे पास में नाइट्रिक अम्ल है, तो इसका अनुपात क्या होता है हमारे पास में, इसका अनुपात होता है हमारे पास में 3:1, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, अगर उल्टा पूछ ले आपसे, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दे बाद में HCl दे दे, तो आपको 1:3 कर देना बस। कहीं कहीं ऐसे भी पूछा जाता है HNO3 अनुपात HCl, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1:3। तो आपसे अगर ऐसे पूछ ले, ऐसे पूछे, तो कुल मिला के आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 अणु होते हैं और HNO3 के 1 अणु होता है। HNO3 का 1 अणु होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अणु होता है, ये हमारे पास में अम्लराज होता है। तो सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ये आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 3 अणु तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं और 1 अणु नाइट्रिक अम्ल का होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये क्या काम आता है हमारे पास में, सोने जैसी धातुओं को गलाने के काम में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई क्या होता है हमारे पास में एक्वा रेजिया, तो हमारे पास एक्वा रेजिया होता है अम्लराज, ये एक्वा रेजिया अम्लराज की बात है, जिसमें 3 अणु तो हमारे पास में क्या होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और 1 अणु जो हमारे पास में होता है नाइट्रिक अम्ल का होता है, और तीन मिलके जो हमारे पास में जो मिश्रण होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया या अम्लराज। अब इसके आगे देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा हमारे पास में। अब इसके बाद में हमारे पास में धातु और अधातु की आपस में अभिक्रिया, ठीक है। अब हमारे पास में धातु व अधातु की अभिक्रिया।
देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। धातु व अधातु की अभिक्रिया। अब धातु व अधातु की अभिक्रिया क्या होती है? जब धातु और अधातु जब आपस में अभिक्रिया करती है तो हमारे पास में आयनिक यौगिक बनाती है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हेडिंग आयनिक यौगिक भी आ सकता है। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? तो आपको ये भी बताया जा सकता है धातु व अधातु के आपस में अभिक्रिया करने से क्या होता है। तो धातु व अधातु जब आपस में अभिक्रिया करेगी तो हमारे पास में आयनिक यौगिकों का निर्माण करेगी। या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है आयनिक यौगिक क्या है? तो धातु और अधातु जब आपस में अभिक्रिया करेगी तो आयनिक यौगिक का निर्माण करेगी। ये आयनिक यौगिक ये धातु और अधातु की अभिक्रिया। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में धातु व अधातु, धातु व अधातु आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके आयनिक यौगिकों, धातु व धातु आपस में अभिक्रिया करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, धातु और धातु आपस में मिलकर क्या करते हैं? आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो मतलब धातु और धातु जब आपस में मिलेगी तो हमारे पास में क्या बनेगा? आयनिक यौगिक बनेगी। याद रखना, ठीक है। या सीधा पूछता है आपसे आयनिक यौगिक क्या होते हैं? तो धातु और अधातु आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेंगे? आयनिक यौगिक बनेंगे। अब आयनिक यौगिक कैसे बनेंगे? अब देखो यहाँ पे हमारे पास है, जैसे एग्जांपल में यहाँ सीधा लिख दूंगा हमारे पास में, जैसे NaCl है, ये आयनिक यौगिक है। जैसे हमारे पास में है KCl, या फिर हमारे पास में है MgCl2, ये भी हमारे पास में क्या है? आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में क्या है? आयन है, एक नाइन है और एक रिनाइन है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये तो हमारे पास में क्या है? धातु है। ये क्या भाई आगे वाली धातु सोडियम धातु तीन होती है, ये सोडियम हमारे पास धातु है, ये क्लोरीन क्या हमारे पास में अधातु है। तो धातु और अधातु आपस में मिलने के लिए मिल रही, जिससे बनते हैं आयनिक यौगिक। ये हमारे पास में धातु है, ये हमारे पास में अधातु है। धातु और अधातु आपस में मिल रही है तो हमारे पास में क्या बनता है? आयनिक यौगिक। इसी प्रकार ये हमारे पास में धातु है मैग्नीशियम, इसी प्रकार ये जो क्लोराइड है हमारे पास में अधातु है। तो इसी प्रकार धातु और अधातु आपस में मिल रही है और धातु और अधातु आपस में मिलने से क्या बनते हैं? हमारे पास में आयनिक यौगिक बन रहे हैं। अब ये कैसे बनते हैं, कैसे नहीं होते, वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था आपको 20 तो यौगिक 20 तत्व याद करने हैं अपने, ठीक है। 20 तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सभी क्या 20 तत्व आपको याद करने हैं। 20 तत्वों का परमाणु क्रमांक आपको अच्छे से याद होना चाहिए और 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास में क्या है वो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। कौन सा तत्व कितने नंबर पे आता है वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो इससे हम आयनिक यौगिक बना सकते हैं और हमारे अध्याय 4 में भी काम आते हैं, वो अध्याय 1, 2 इनमें भी काम में आते हैं। तो हमारे पास में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सोडियम, ठीक है। अब ये सोडियम हमारे पास में क्या है? ये सोडियम हमारे पास में तत्व है अभी, तो ठीक है। ये क्या हमारे पास में अभी तत्व है। अब जैसे ये क्या करेगा? अब सोडियम के अंदर सबसे पहले तो सोडियम कितने नंबर पे आता है वो हमें पता है। सोडियम हमारे पास में कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मिलेगा हमारे पास में? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 नंबर्स के फॉर्म में क्या मिलेगा? 2 8 1। ये हमारे पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1। ये हमारे पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 और 10 से 11 नंबर पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसके अंदर, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या कितनी है वो भी है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। और अब हमारे पास में आ गई, ये हमारे पास में आ गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये क्या करेगा? प्रत्येक तत्व जो होता है हमारे पास में वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। प्रत्येक तत्व क्या करता है भाई? अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, स्थायी होने के लिए अष्टक पूर्ण करना चाहता है। यानी अष्टक पूर्ण का मतलब हो गया अपने जो अंतिम कक्षा है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कोई भी जो तत्व है हमारे पास में वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। तो हमें क्या याद रखना है भाई? कोई भी जो हमारे पास में तत्व है वो सभी अपना स्थायित्व बनाने के लिए या स्थायी होने के लिए क्या करना चाहते हैं? अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। जैसे अक्रिय गैसें होती है उनके अंतिम कक्षा में पूरा अष्टक पूर्ण होता है, पूरा पूर्ण भरित होते हैं, उनके अंतिम कक्षक पूरे भरे हुए होते हैं, इसलिए वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए उन्हें बोलते हैं अक्रिय गैसें। तो इसी प्रकार हमारे पास में जो सोडियम है, तो सोडियम भी क्या करेगा भाई? अपना अष्टक पूर्ण करेगा। क्या करेगा? अष्टक अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। तो अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरा करेगा तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो अपने जो
अंतिम कक्षा है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इसके पास में अगर 7 और होंगे तो ये 8 पूरा कर सकता है, या फिर ये एक किसी को दे देगा तब ये अपने पास में 8 पूरा कर सकता है। तो ये सोडियम क्या करेगा, एक किसी को उधार दे देगा, जो दे देगा ये त्याग देगा। और हम सभी को पता है जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनाती है धनायन। तो ये धातु है पहली बात, तो ये धातु क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, क्या बना लेगी, धनायन बना देगी। तो इसी प्रकार हमारे पास में ये हो गया, हमारे पास में सोडियम है, सोडियम है हमारे पास में क्या करेंगे भाई, ये सोडियम हमारे पास में इसने क्या कर दिया भाई, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। क्या आ गया भाई, प्लस। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर क्या आता है, प्लस। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर क्या आता है, माइनस। और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने रहते हैं प्लस, कुछ नहीं एक है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया अपना। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और स्थायित्व हो गया, ये बढ़ गया हमारे पास में धातु। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पे था, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारे पास में था यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारे पास 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8, यहाँ पे कितना हो गया 2 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, दूसरे को दान कर दिया। और इससे क्या बन गया हमारे पास में, ये हमारे पास में धनायन बन गया। क्या बन गया भाई, हमारे पास में धनायन बन गया या धातु बन गया हमारे पास में। ये जो प्लस का मतलब हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया। क्या कर दिया, दान दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि इसको क्या करना है, अपना स्थायित्व पूर्ण करना, अष्टक पूर्ण करना है। स्थायित्व पूर्ण करना मतलब अष्टक पूर्ण करना है, 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रखने हैं, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब इसी प्रकार हमारे पास में जैसे अब आ गया हमारे पास में हमारे पास में क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है हमारे पास में कितने नंबर पे आती है वो आप सभी को पता होना चाहिए। हमारे पास में 17 नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है, 17 नंबर पे। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 8 ये 7, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 8 7। तो हमारे पास में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। अब इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखो कितने, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 7। क्या है 7। अब इसको भी अपना स्थायित्व क्या करना है, वो पूर्ण करना है, या स्थायित्व है या फिर अष्टक पूर्ण करना है। क्या करना है इसको भाई, अपना अष्टक पूर्ण करना है या फिर अपना स्थायित्व बनाए रखना है। तो ये क्या करेगा, 7 को किसी को देगा नहीं, किसी से एक उधार ले लेगा। क्या करेगा, किसी से एक उधार ले लेगा। ये हमारे पास में क्या करेगा, जैसे हमारे पास में क्लोरीन है, ये क्लोरीन आ गया हमारे पास में, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से। क्या ले लेगा भाई, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा यहाँ पे तो हमारे पास में बनेगा Cl। क्या बनेगा, Cl माइनस। क्या बनेगा, Cl माइनस, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पर तो हमारे पास में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास का कितना है, 2 8 7। ठीक, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, नहीं ले लिया, माइनस का मतलब ले लिया। तो अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 8 8। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया, 2 8 8। ये पता लग गया आपको। अब ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, माइनस लगा हुआ, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लिया है। और आप सभी को पता है अधातु जो होती है ऋणायन लेके क्या करेगी, ऋणायन ग्रहण, अधातु जो होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हमारे पास में ऋणायन का निर्माण करती है। ये रहा हमारे पास में जो हो गया हमारे पास में ऋणायन का निर्माण। बात आएगी ये सबको समझ में, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या होता है, कहीं कहीं एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो सोडियम का हमारे पास 2 8 1 हो गया, ये हो गया। तो कभी कभार हमसे पूछ लेता है Na+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो बच्चे गलती कहां करते हैं, Na+ का भी क्या करते थे 2 8 1 इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 8 इसका हो जाएगा 2 8, इसका कितना हो जाएगा 2 8। Na+ का प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने आप इससे चला जाएगा, तो इसके पास में कितने बचेंगे, 2 8 बचेंगे Na+ के। इसी प्रकार Cl का पूछ ले आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो Cl का तो आपको ये बताना है, Cl का क्या करना है आपको, ये बताना है Cl का, ये रहा 2 8 7 क्लोरीन का, ठीक है। इसी प्रकार आपसे Cl माइनस का पूछ ले, तब आपको बताना 2 8 8 1 माइनस 1 का मतलब इसने किसी से एक उधार ले लिया, तो एक तो देगा और एक लेगा। इससे क्या बनेंगे, आयनिक यौगिक बनेंगे। तो धातु हमारे पास में ये धातु और अधातु आपस में मिलकर क्या बनेंगे, आयनिक यौगिक बनेंगे। आप देखो कैसे बनेंगे, कैसे देंगे। अब ये किससे लिया है, ये किसने दिया, ये इलेक्ट्रॉन कहां से है उसके बारे में चर्चा करें। इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इसके पास में किसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो कहां पे गया वो देखते हैं। अब देखो हमारे पास जैसे हम बोल सकते हैं भाई इसे हम बोल सकते हैं अनिशेल की बिंदु संरचना की, या सोडियम क्लोराइड की बिंदु संरचना।
इलेक्ट्रॉन विन्यास मिलेगा। NaCl की बिंदु संरचना, बिंदु NaCl है जो हमारे पास में, इसकी क्या है बिंदु संरचना। NaCl की क्या होगी भाई बिंदु संरचना बनानी है, या इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी पूछा जा सकता है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे Na ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया Na, ये ले लिया भाई हमने, ये हमने ले लिया यहाँ पे Na, ये ले लिया Na, ठीक है। तो Na हमारे पास में सोडियम है, तो Na का हमारे पास में सभी को पता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा 2, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा हमारे पास में 2 8 1, इसका हमारे पास में क्या है इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 है। और इसके अंतिम कक्षा में जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 1 है। तो मैंने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन लिख दिया यहाँ पे। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं से भी दर्शा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्रॉस से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये इसके पास में 1, अब मैंने ले Cl, क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया Cl। अब Cl के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा हमारे पास 2 8 7। अब इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में इसके अंतिम कक्षा में। तो वो दिखाते हैं, देखिए अब इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 को दिखाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 ये 7। तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास में 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। अब इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। अब ये क्या करेगा अपना एक किसी को दान करेगा, क्या करेगा दान करेगा, एक अपना दान करेगा और ये क्या करेगा ग्रहण करेगा, ये क्या करेगा ग्रहण करेगा, क्योंकि इसके पास में एक की आवश्यकता है, क्योंकि 7 इसके पास में इसको पूर्ण करने के लिए एक और चाहिए, तो इसके पास में 8 हो जाएंगे और इसने एक दे देंगे इसके पास में भी क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, क्या करेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये क्या करेगा भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसको दान कर देगा, दे देगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे जैसे ये दान करेगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, इधर तो हमारे पास में बन गया Na प्लस, क्या बन गया इधर हमारे पास में, इधर तो हमारे पास में बन गया Na प्लस, ये बन गया हमारे पास में Na प्लस, क्योंकि इसने क्या कर दिया भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमारे पास में क्या बन गया Na प्लस बन गया, क्या बन गया भाई हमारे पास में ये Na प्लस, और इसके पास में क्या बन गया हमारे पास में Cl माइनस। क्यों Cl माइनस क्यों बनेगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, हमारे पास में क्या किया भाई ग्रहण किया, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके वो थे, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके थे 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसने दान तो उसने किसी से लिया था वो वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया था, तो टोटल 8 हो गए, क्योंकि इसके भी हमारे पास में एक इसने किसी को दे दिया तो इसके पास में भी 8 हो गए, इसके पास में भी क्या हो गए 8 हो गए, इसके पास में क्या हो गया ये आ गया हमारे पास में Cl माइनस, ये आ गया हमारे पास में Cl माइनस। इस प्रकार हमारे पास में बन गया NaCl। अब इस अभिक्रिया को नीचे ऐसे भी लिख सकते हो आप सीधा सीधा, तो हमारे पास में इस अभिक्रिया कैसे लिखना सीधे सीधा, हमें लिखना Na प्लस Cl, इसके ऊपर प्लस रहता है इसके ऊपर माइनस होता है, ठीक है, या फिर इस पर होगा ये नॉर्मल है, फिर इसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे क्या बन गया Na प्लस, क्या बन गया भाई NaCl, हमारे पास क्या बन गया NaCl। तो ये इस प्रकार बना हमारे पास में NaCl। तो NaCl कैसा है भाई हमारे पास में आयनिक यौगिक है, इसके अंदर धातु भी है और अधातु भी, धातु और अधातु जब आपस में मिली तब क्या बना हमारे पास में NaCl बना है, ठीक है। तो ये धातु है, ये क्या है अधातु, तो धातु और अधातु जब आपस में मिलती है तो हमारे पास में उसका निर्माण करती है आयनिक यौगिक करती है, हमारे पास में आयनिक यौगिक होंगे। या फिर आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है जो हमारे पास में सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए, तो आपको सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इस प्रकार बनानी है, जैसे सोडियम हमारे पास में, सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन है 2 8 1 होता है। अब इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, अब ये स्थायित्व पूर्ण करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा, त्याग देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में ले लिया और इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, और ये अपना स्थायित्व पूर्ण करके किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सोडियम तो ले लेगा, ये ले लेगा। तो इस प्रकार बने ये हमारे पास में Na प्लस हो जाएगा ये,
ठीक है, इधर Cl माइनस हो जाएगा, इसके 8 हो गए पूरे, इसके भी क्या हो गए 8 पूरे हो गए। इस प्रकार हमारे पास में जो यौगिक बने हैं इसे बोलेंगे आयनिक, क्योंकि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु ये बिंदु है 2 8 इसकी, और इसके लिए 2 8 8। इस प्रकार हमारे पास में इसका अष्टक भी पूर्ण हो गया, और इस प्रकार हमारे पास में धनायन और ऋणायन से हमारे पास में क्या बन गए आयनिक यौगिक बन गए धातु पदार्थों से। चलो ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट है, आपसे पूछी जा सकती है। इसके आगे आइए हमारे पास में मैग्नीशियम क्लोराइड की बिंदु संरचना, वो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसका अभी तक एग्जाम में नहीं है, तो इस बार एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ढंग से ये पढ़ना है। अब इसके अब हमारे पास में है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। मैग्नीशियम क्लोराइड बिंदु संरचना। अब हमारे पास में है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना या मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, और देखते हैं। अब देखो हमारे पास में मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम जो होता है हमारे पास में 12 नंबर पे होता है, कितने नंबर पे 12 नंबर पे। अब 12 पे है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा हमारे पास में 2 8 2, ये हमारे पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और अभी मैंने बताया था जिसके अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसको त्याग करेगा, ठीक है, उसके बाद में अपना अष्टक पूर्ण करेगा। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो किसी 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई इसे दे नहीं सकता, इसलिए क्या करेगा अपने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा ये त्याग कर देगा। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास में, जैसे हमारे पास में ये Mg है, हमारे पास में इसका है 2 8 2। अब इसने क्या कर दिया भाई अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, +2, प्लस का मतलब इसने त्याग कर दिया, और 2 का मतलब 2 त्याग कर दिए, तो हमारे पास में इससे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, हमारे पास में क्या बन गया Mg+2। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास में 2 8 बन गया, और इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। अब इस प्रकार इसका क्या हो गया अष्टक है पूर्ण हो गया। इसी प्रकार हमारे पास में क्लोरीन है, ये क्लोराइड है, अब हमारे पास में Cl है, इसके ऊपर है। अब इसका इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास में 2 8 7, क्योंकि कितने नंबर पे आता है 17 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारे पास में 2 8 7। अब तो ये क्या करेगा ये 7 तो किसी को देगा नहीं, ये किसी से उधार लेगा, जिससे क्या हो जाएगा इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, 7 रहेगा हो जाएगा इसके अंदर। तो ये कैसे करेगा, ये हमारे पास में Cl है, इसका है 2 8 7 है। अब ये क्या करेगा किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण के लिए इसने क्या बना लिया Cl माइनस, तब इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 8। तो आपसे सीधे सीधा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, तो आपको बताना 2 8 8, और केवल Cl का पूछे तो 2 8 7, ये हमारे पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बिंदु संरचना। ये हमारे पास में मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है हमारे पास में 2 8 और 2, ये मतलब मैग्नीशियम है। अब इसके पास में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम किस्म कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये 2 मैंने यहाँ पे लगा दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये किसी के लिए क्लोरीन थे, अब क्लोरीन आपको पता है एक क्लोरीन तो जो हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन ले सकती है, तो 2 क्लोरीन कितने लेंगी 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हमारे पास में क्लोरीन निकलेगी 2, ये हमारे पास में Cl, ये हो गया Cl, ये क्लोरीन। अब क्लोरीन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो लिख देते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। 3 4 6 ये 7 हो गए। इस वजह इसमें भी 7 1 2 3 4 5 6 ये 7।
तो इसके पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, अपन इसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसके पास में 8 हो जाएंगे, और 8 होने पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो पूरा हो जाएगा या फिर अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन से लेगा, तो ये क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन यहां ले लेगा, तो यहां पे इसके पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे ले लेगा, तो इसके पास में भी इसके पास में भी आ जाएगा। और इस प्रकार मैग्नीशियम में 2 दे दिए, मैग्नीशियम में 2 दे दिए, इसकी अंतिम कसम कितने बचे 8, तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसने इसके पास में 8 हो गया, तो इसका भी क्या हो गया, हमारे पास में अष्टक पूर्ण हो गया। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो हमारे यहाँ पे भी अष्टक पूर्ण हो गया। अब आगे देखो हमारे पास में क्या बनता है, अब हमारे पास बन जाएगा तो Mg, ये ले लिया मैंने Mg, ये Mg है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो इसके ऊपर क्या जाएगा प्लस का 2, तो ये हमारे पास में Mg बन गया, इसके ऊपर आ गया प्लस का 2। इसी प्रकार हमारे पास में क्या होगा भाई, अब Cl है, तो ये मान लिया मैंने, ये ले लिया मैंने Cl, तो इसके ऊपर कितना जाएगा भाई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते भाई 7, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते 7, तो 7 देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये अपनी अंतिम कक्षा में। और 1 इलेक्ट्रॉन इसे उधार ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन से उधार लिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे उधार ले लिया, इसने ये इलेक्ट्रॉन उधार लेके यहाँ पे रख दिया। अब हमारे पास में क्या बन जाएगा भाई, ये भी ये हमारे पास बन गया Cl, और इसके ऊपर क्या रहेगा भाई माइनस, और यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि Cl2 बना है, बस में क्या बना भाई Cl2, क्योंकि एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, तो एक Cl के ऊपर हम पता 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 8 हो गए पूरे 7, तो इसके पास में थे, एक इसने उधार लिया था, एक इसने क्या किया था भाई उधार लिया था, तो इसके पास में 8 हो गए, नहीं हो गए, और 2 इसलिए रहेगा कि Cl2 Mg बनता है, इसलिए आगे देखो। अब इस प्रकार हमारे पास में ये लिखा क्या मिलेगी, सीधी सीधी हम ऐसे भी लिख सकते हैं Mg प्लस Cl इज इक्वल टू हमारे पास में बन जाएगी MgCl, क्या बन जाएगी भाई MgCl2, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में Mg प्लस Cl इज इक्वल क्या बन जाएगा MgCl2, और हमारे पास में अगर पूछ लिया आपको मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताइए, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताने के लिए आपको ये संरचना बनानी है, उसके बाद में ये विक्रिया लिखनी है। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनती है वो आपको मैंने डिटेल से समझा दी है। अब देखो इसके बाद में आगे क्या है हमारे पास में, देखो हमने देखो क्लोरीन के वो हमने पता थी आयनिक संरचना, मतलब सोडियम क्लोराइड की आयनिक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पढ़ ली, मैग्नीशियम क्लोराइड की भी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पढ़ ली। अब इसके बाद में हमारे पास में कुल मिला के हमने आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ लिया। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जो धातु और अधातु जब आपस में मिलते हैं तो आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है, तो धातु अधातु आपस में मिलते हैं और आयनिक यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आएंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब हमारे पास में इसके बाद में हमारे पास में आयनिक यौगिक गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में, सबसे पहला जो गुणधर्म होता है उसका आता है भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कैसी है, भौतिक। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं, धन और ऋण आयन के कारण मजबूत होते हैं। धन और ऋण आयन के जो आपस में मिलते हैं उसके कारण क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो मजबूत होने से क्या होता है, कठोर व थोड़े ठोस होते हैं। ये तो कहते हैं ये धन व ऋण आयन, ऋण आयन। तो इसमें धन और ऋण आयन दोनों काम आने, तो ये क्या होता है, धन व ऋण आयन के मजबूत आकर्षण के कारण, आकर्षण मजबूत आकर्षण बल के कारण, बल के कारण ठोस व थोड़ी कठोर, ठोस व थोड़े कठोर होते हैं, कठोर होते
है। और ये क्या होते हैं भाई हमारे पास में, ये धन और ऋण आयन के क्या होगा, प्लस वाला और माइनस वाला जब बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास मजबूत बल होगा, उनके बीच में क्या होगा, मजबूत आकर्षण बल होगा, जिसके कारण क्या होगा हमारे पास में मजबूत आकर्षण बल के कारण ये क्या होंगे, कठोर होंगे और थोड़े ठोस होंगे। और ये भंगुर भी थे, ये सामान्य कैसे होते भाई, ये सामान्य भंगुर होते हैं, ये सामान्य कैसे भाई भंगुर होते हैं। दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये क्या होते हैं, सामान्य भंगुर भी होते हैं, कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, उसके साथ में क्या होते हैं, ये भंगुर भी होते हैं। आयनिक कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। जब इनके ऊपर ज्यादा दाब डाला जाता है तो ये टुकड़ों में टूटकर बिखर जाते हैं। भंगुरता का मतलब होता है ज्यादा दाब डालने पर टूटकर बिखर जाना। तो हमारे पास में जब इनके ऊपर ज्यादा दाब डालते हैं तो ये क्या देंगे, टूटकर बिखर जाते हैं, ये भंगुर भी होते हैं। इसलिए ये तो आगे हमारे पास में आयनिक यौगिकों का पहला गुणधर्म क्या है हमारे पास में, भौतिक प्रकृति। ठीक है, तो इनकी भौतिक प्रकृति कैसे, धन और ऋण आयन के कारण क्या होती है, मजबूत आकर्षण बल होता है इनके कारण, और उसके कारण ये थोड़े कठोर और ठोस होते हैं। और साथ में ये क्या होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं। सामान्य कैसे होते हैं, ये भंगुर होते हैं, और भंगुर होते हैं, दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास में, इसका दूसरा देखो, दूसरा जो हमारे पास में इसका गुणधर्म है वो क्या है, भौतिक प्रकृति आ गई हमारे पास में। भौतिक प्रकृति के बाद में आता है, इसके बाद में होता है घुलनशीलता। अब देखो, जो हमारे पास में आयनिक यौगिक जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं भाई, जल में घुलनशील होते हैं, और पेट्रोल और केरोसिन जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आयनिक यौगिक क्या होता है हमारे पास में, आयनिक यौगिक सामान्य सामान्यत जल में घुलनशील। अब आयनिक यौगिक क्या है हमारे पास में, जैसे NaCl, आयनिक यौगिक है, NaCl नमक है कि नहीं है, तो नमक जल में घुल सकता है, नहीं घुल सकता, तो नमक जल में घुल सकता है। तो इस प्रकार आयनिक यौगिक जो भी होते हैं हमारे पास में जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, आयनिक यौगिक सामान्य जल में घुलनशील होते हैं। पेट्रोल व केरोसिन जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, तो ये क्या होंगे भाई, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आयनिक यौगिक क्या जल में घुलनशील होते हैं, सीधे सीधे बताना आपको। आयनिक यौगिक क्या होता है हमारे पास में, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल सकते हैं। जबकि पेट्रोल और केरोसिन जैसे जो विलायक है, जैसे विलयन है, तो उनके अंदर हमारे पास में ये क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, उनके अंदर मिलते नहीं है, उनके अंदर घुलते नहीं है। इस प्रकार ये दूसरा हो गया हमारा गुणधर्म। अब हमारे पास में इसके बाद तीसरा है, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक, अब यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आयनिक यौगिक जो होते हैं हमारे पास में, या फिर पहले बता दूं मैं आपको, आयनिक जो यौगिक होते हैं हमारे पास में, इनके अंदर मजबूत आकर्षण बल होता है। मजबूत आकर्षण बल है, ज्यादा शक्ति होती है इनके बल के अंदर, और ज्यादा शक्ति के बल को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसी को हम बोलेंगे गलनांक व क्वथनांक है हमारे पास में। उनकी मात्रा भी क्या लेनी पड़ेगी, ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उनके अधिक होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो आपको उसका उत्तर ये लिखना है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि उनके अंदर मजबूत आकर्षण बल होता है, और मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की मात्रा चाहिए होती है। इसलिए इनके जो हमारे पास में गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास में, आयनिक यौगिक है हमारे पास में, आयनिक यौगिकों के मजबूत आकर्षण
मजबूत आकर्षण, आयनिक यौगिक के मजबूत आकर्षण बंध के कारण, मजबूत आकर्षण बंध है हमारे पास में के कारण इनके गलनांक एक मिनट के कारण गलनांक व क्वथनांक ऊंचे होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक के मजबूत आकर्षण बंध के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि मजबूत आकर्षण बल या बंध को तोड़ने के लिए, मजबूत आकर्षण बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास में क्या होगा भाई, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके मजबूत आकर्षण के कारण क्या होता है, हमारे पास में इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की मात्रा चाहिए होती है, तो अधिक ऊर्जा की मात्रा चाहिए, तो इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये हमारे पास में इसका तीसरा गुणधर्म आ गया। इसके बाद में हमारा चौथा गुणधर्म, अब हमारे पास में चालकता। अब आयनिक यौगिक जो होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक हमारे पास में विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, हमारे पास में विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक, अब देखो विद्युत का चालन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कणों की गतिशीलता चाहिए। क्या चाहिए, कणों की गतिशीलता। विद्युत का चालन करने के लिए कणों की गतिशीलता चाहिए। तो आयनिक यौगिकों में आयन होते हैं या फिर जिनके अंदर आयन उपस्थित होते हैं वो विद्युत का चालन कर सकते हैं। हमने सारे वाली पाठ में हमने बात की थी, हमने सारे में क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या आयन है, धनायन और ऋणायन है। जो जिनके अंदर धनायन और ऋणायन होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर में हमारे पास में आयनिक यौगिकों के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास में आयन होते हैं। तो आयन होने के कारण ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। सीधे सीधे याद रखना, आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, हमारे पास में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आपसे पूछ रहे क्यों होते हैं, तो विद्युत के सुचालक इसलिए कि आयनिक यौगिकों में क्या होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं और आयन उपस्थित होने के कारण क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में आती है सक्रियता श्रेणी। इसके बाद में है वेरी मोस्ट टॉपिक, ये भी ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास में सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है, क्या नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सक्रियता श्रेणी क्या है, हमारे पास में कुछ हमारे पास में तत्व रहेंगे। क्या रहेंगे, तत्व रहेंगे। तो उनके अंदर बताएंगे सबसे ज्यादा सक्रिय कौन से तत्व है, सबसे कम सक्रिय कौन से तत्व है, सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन सी है, सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है। जैसे मैं बताता, सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि इनको वायु में खुला छोड़ने पर या जल में छोड़ने पर क्या करते हैं, कि आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको किसमें रखते हैं, केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो इस प्रकार हमें देखनी कौन सी धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है, धातु है कौन सी धातु कम क्रियाशील है, तो उसके बारे में हमें देखना है। अब ये है हमारे पास में सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी जो होती है हमारे पास में सबसे पहले आता है उसके अंदर पोटेशियम, फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में सोडियम। सबसे पहले आता है हमारे पास में पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है
आयरन, फिर आता है लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हमारे पास में कॉपर, फिर आता है मरकरी, फिर आता है हमारे पास में चांदी, सिल्वर, फिर आता है हमारे पास में सोना या गोल्ड। इस प्रकार हमारे पास में सकृत श्रेणी है, यानी ऊपर वाली जो धातु है हमारे पास में, जो ऊपर वाली जो धातु है हमारे पास में, ये सभी क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ये क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। और ये हमारे पास में बीच में दो तीन धातु है जो हमारे पास में मध्यम क्रियाशील धातु है, और इनके नीचे है वो सबसे वाली ये कम क्रियाशील धातुएं है। जो नीचे वाली क्या है, कम क्रियाशील धातुएं, बहुत कम क्रिया करती है, किसी से भी क्रिया नहीं करती। आपने देखा होगा हमारे पास में सोने के आभूषण लेते हैं तो जल्दी खराब नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करते, उनके ऊपर काट नहीं आता, वो संसारित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती। ये धातुएं जो होती है हमारे पास में, ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु है, किसी से क्रिया नहीं करती। ये ऊपर वाली जो धातु है हमारे पास में अधिक क्रियाशील धातुएं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रिया करती है किसी से भी, जल से हो गया, वायु से हो गया, सबसे जल्दी क्रिया करके संसारित हो सकती है। अब ये तो हमारे पास सकृत है। तो अब सकृत श्रेणी है, तो डायरेक्ट से आपसे सकृत श्रेणी पूछेगा नहीं, तो सकृत श्रेणी से हमारे पास में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया Cu दे दिया, जैसे आपने दे दिया Cu, ये हमारे पास में Cu, Zn और Fe, ऐसे बोलते हैं। इन तीनों में से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी तीनों में? तो तीनों में हमें बताया सकृत श्रेणी में जाएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ कौन आ रही है, जिंक आ रही नहीं आ रही है। तो जिंक क्या हमारे पास में, इन दोनों से अधिक अभी है, तो सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील कौन सी है, जिंक। फिर जिंक के बाद में क्या है हमारे पास में, आयरन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हमारे पास में आयरन है नहीं। इसके बाद में फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या रहेगा, कॉपर, फिर इसके बाद में क्या रहेगा, कॉपर। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा सकृत श्रेणी ये है, सबसे इससे कम ये है, इससे कम ये है। या फिर पूछा जाए सबसे कम कौन सी है, या फिर पूछा जा सकता है घटता क्रम लिखो, या पूछा जा सकता है बढ़ता क्रम लिखो। भाई दो तीन धातु दे देंगे, बोल देंगे इनका घटता क्रम लिखो, इनका बढ़ता क्रम लिखो। तो ये हमारे पास में क्या है, घटता क्रम है, सबसे अधिक क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, फिर उससे भी कम क्रियाशील, ये हमारे पास इसका घटता क्रम। अब इसको याद कैसे करनी है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक से आप इसके याद कर सकते हो। इस वेक्टर से आपको भाई याद करनी है अच्छे से, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कितनी बार भी क्वेश्चन आएगा, अब कौन सा आएगा वो लेके आएंगे क्वेश्चन, कौन सा है बताता हूं आपको, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद करनी है, सकृत श्रेणी को याद करने की सीधी सीधी है कि ट्रिक है, उस ट्रिक के हिसाब से हमें याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या हमारे पास में, याद है उसको, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फीका पकाता है, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। इसका क्या है, इसका क्या पास में, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ, चांदी सोना पाओ, ठीक है। अब हम क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। ये हमारे पास में इसकी ट्रिक है। तो ये हमारे पास में यहाँ से केदारनाथ का हमारे पास में क्या लगेगा, यहाँ पे के ये हो गया पोटेशियम, फिर उसके बाद में क्या हमारे पास में नाथ Na, ये हमारे पास में सोडियम का मतलब हो गया Ca, माली का मतलब हो गया Mg, और आलू का मतलब हो गया Al, जरा का मतलब हो गया जिंक, और फीका पकाता है इसका मतलब हो गया हमारे पास में Fe। इसके बाद में पकाता है, फीका पकाता है, तो हमारे पास में हो जाएगा Pb। फिर इसके बाद में हो जाएगा हमारे पास में हाइड्रोजन, कॉपर का हो गया Cu, हटाओ मतलब हो गया Hg, और चांदी मतलब हो गया Ag, सोना मतलब हो गया Au, हटाओ पाओ मतलब हो गया Pt, पाओ मतलब हो गया हमारे पास में Pt। फिर हमारे पास में ये सकृता श्रेणी। तो इस प्रकार आप सकृता श्रेणी को याद कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, देखो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है,
कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। तो ये हमारे पास इसकी ट्रिक है सकृत श्रेणी याद रखने के लिए। तो केदारनाथ, केदार का मतलब हो गया के, नाथ मतलब हो गया अने, और का मतलब हो गया सीए, और माली का मतलब हो गया अमजी, और आलू का मतलब हो गया एल, जला का मतलब हो गया जिंक, फीका का मतलब हो गया फील, पकाता का मतलब पीवी हो गया, और हे का मतलब हाइड्रोजन हो गया, कॉपर का मतलब सीयू हो गया, और हटाओ का मतलब अमजी हो गया, चांदी का मतलब एजी हो गया हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सोने का मतलब एयू हो गया, और पाओ का मतलब पीटी हो गया। तो इस प्रकार आपको सकृत श्रेणी याद रखनी है। इस ट्रिक से भी आप सकृत श्रेणी याद रख सकते हो। अब सकृत श्रेणी पे आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं, तो आपको याद रखना है हमारे पास में सकृत श्रेणी, इसका घटता क्रम है। क्या है हमारे पास में घटता क्रम है, यानी सबसे ऊपर वाली धातु तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, नीचे वाली सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ये उससे कम क्रियाशील धातु है, ये उससे कम क्रियाशील धातु है, ये उससे कम है, फिर ये उससे कम क्रियाशील धातु है, ये उससे कम क्रियाशील धातु है, ये उससे कम क्रियाशील धातु है, ये उससे कम क्रियाशील है, ये उससे कम क्रियाशील। इस प्रकार ये घटता क्रम है। सकृत श्रेणी कैसे क्रम है भाई, घटता क्रम कैसे क्रम है, ये घटता क्रम है। सकृत श्रेणी कैसे क्रम है भाई, ये घटता क्रम है। ये हमारे पास में सकृत श्रेणी कैसे क्रम है, घटता क्रम है। अब देखो ये चीज याद रखना, जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, और बाकी कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। ये हमने विस्थापन अभिक्रिया के अंदर भी पढ़ा था। विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था, अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है या धातु होती है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर सकती है। जैसे हमारे पास में आ गया यहाँ पे Fe प्लस Cu आ गया, CuSO4 आ गया, ये Fe प्लस CuSO4 आ गया। अब इसके आगे क्या बनेगा, अब ये अगर अधिक क्रियाशील तत्व है तो इसको विस्थापित कर देगा। अब देखो Fe और Cu में देखो, ये Fe हमारे पास में, ये Cu, तो Cu के ऊपर है कि नहीं Fe, तो ऊपर वाली अधिक क्रियाशील तत्व है, नीचे वाली कम क्रियाशील धातु है, तो हमारे पास में Fe क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा। तो Fe Cu को विस्थापित कर दिया तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पे FeSO4 बन गया, प्लस में Cu बन गया। बात आई नहीं समझ में, ठीक। इसी प्रकार हमारे पास में जैसे हमने ले लिया HCl प्लस हमने ले लिया HCl के बाद में ले लिया हमने Cu, क्या ले लिया भाई Cu। अब Cu क्या HCl H विस्थापित कर सकता है क्या, अब देखो Cu H क्या हमारे पास में ये रहा, और Cu क्या है, ये H से क्या है, कम क्रियाशील धातु। कौन सी अधिक क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु। तो ये कम क्रियाशील धातु इस अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती, इस प्रकार इसके आगे कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार की आपको अभिक्रिया दे दे इसे बोलना है हमें आगे कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। और आप सभी को पता है धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से होती है तो हमारे पास में लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करती। तो हमारे पास में कौन सी धातु है, एक तो हमारे पास में कॉपर हो गया, ये कॉपर धातु जो है ये हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना सकती, अम्ल से क्रिया करके। अंशजी धातु है, ये सभी क्या करती है, ये अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी धातु क्या है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है। तो कम क्रियाशील धातु है तो इसको विस्थापित नहीं कर सकती। अब इसके बाद में देखता हूँ एक दो क्वेश्चन निकले तो मान लिए, तो वो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन मुझे देते हैं बोर्ड में। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इसके ऑप्शन भी ढंग से पढ़ना। देखो हमारे पास में देते कॉपर, गोल्ड यानी Cu, सिल्वर Ag और आयरन Fe को उनकी सक्रियता के बढ़ते क्रम में जमाइए या सजाइए। तो बढ़ते क्रम में जमाना है, बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब हो गया पहले सबसे कम क्रियाशील धातु, फिर उससे अधिक क्रियाशील धातु, फिर उससे अधिक क्रियाशील धातु हमको बतानी है। तो हमारे पास में Cu है, Au है, Ag है और Fe है। तो इन सभी में हमें सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इनके अंदर हमें पता है सबसे कम क्रियाशील धातु हमारे पास में गोल्ड है। Au सबसे नीचे आती है, ठीक है। ये हमारे पास में गोल्ड क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो हमारे पास में Au है, ये क्या हमारे पास में Au, ये क्या हमारे पास में सबसे कम क्रियाशील धातु है। फिर इससे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, Au से अधिक क्रियाशील, Au से जस्ट ऊपर जाओगे तो आप कौन सी आएगी, Ag आएगी। क्या आएगी, Ag आएगी, क्योंकि Au से जस्ट ऊपर जाओगे तो हमारे पास में कौन सी आ जाएगी भाई, Ag आ जाएगी। तो Au है सबसे कम क्रियाशील धातु, ये इनमें से तो Au है, Au से जस्ट ऊपर कौन सी आएगी, Ag। अब Ag से ऊपर कौन सी आएगी, कॉपर, कॉपर से ऊपर कौन सी आएगी, आयरन। इस प्रकार हमें ये करना है। अब ये Au आगे, Ag आगे। अब Ag से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है हमारे पास में, Ag से जस्ट अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है भाई। अब हमारे पास Cu बचा है और Fe बचा है, तो Cu है या Fe है। तो इसके जस्ट ऊपर वाली कौन सी है भाई हमारे पास में, Cu है, फिर उसके बाद कौन सी है, Fe। कौन सी भाई, Fe। तो आपको ऐसा ऑर्डर आपको कहां पे दिख रहा है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, Au, फिर उससे अधिक क्रियाशील Ag, फिर उसके अधिक क्रियाशील
Cu, फिर उसके बाद में Fe। तो यानी इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है और इससे कम ये है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं सबसे कम क्रियाशील धातु ये है और इससे अधिक क्रियाशील धातु ये, इससे अधिक क्रियाशील धातु ये और इससे अधिक क्रियाशील धातु ये है। इस प्रकार हमारे पास में ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आया भी है पिछले साल भी हमारे पास में। तो वो जिंक को लेकर आया था और ये हमारे पास में ये इसको लेकर आया हूं। इसके बाद में देखो आगे अगले वाला। अब देखो निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब हो गया हमारे पास में HCl। क्या हो गया हमारे पास में HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगी। तो इनमें से कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया करके हमारे पास में HCl से, और ये HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त नहीं करेगी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करेगी। तो अभी मैंने बताया हाइड्रोजन से जो कम क्रियाशील धातु होती है वो हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार देखते हैं, देखो ये हमारे पास में स्केलेटल श्रेणी है। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन से नीचे वाली जो भी धातु है हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन से नीचे वाली जो भी धातु है वो सभी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। तो इनमें से कोई सी भी धातु आ गई तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास में देखो इनमें से कौन सी जो धातु है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारे पास में, उनमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। अब देखो जिंक है, तो जिंक के ऊपर आता है तो जिंक हटा सकता है, मैग्नीशियम भी हटा सकता है और हमारे पास में आयरन भी क्या कर सकता है, हटा सकता है। लेकिन हमारे पास में कॉपर है, ये क्या है हमारे पास में कॉपर, हमारे पास में इसको हटाने से अब कॉपर देखो इसके नीचे आ रहा नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन नीचे है। अब कॉपर क्या है, जस्ट हाइड्रोजन नीचे आ रहा नहीं आ रहा है, तो कॉपर क्या करेगा, इसको विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील जो हमारे पास में होता है वो कम क्रियाशील को हटा सकता है, लेकिन कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को नहीं हटा सकता, नहीं विस्थापित कर सकता है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा सीधा कॉपर। तो अगर हम किसी अभिक्रिया करेंगे, अगर हम किसी Zn से करेंगे तो हमारे पास Zn करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार हम HCl की अभिक्रिया किससे करेंगे, HCl की अभिक्रिया इससे करेंगे मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम भी अभिक्रिया करेगा, ये हमारे पास में MgCl2 प्लस हमारे पास में क्या मिलेगी हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार कॉपर से करवाएंगे तो कॉपर हमारे पास में इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। यहाँ पे कोई सी अभिक्रिया आयरन से कराएंगे तो हमारे पास में आयरन से भी हो जाएगी HCl प्लस Fe इक्वल क्या बनेगा हमारे पास में FeCl प्लस H2। ये हमारे पास में इसमें भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया। तो आपको याद रखना है कॉपर जो है हमारे पास में हाइड्रोजन को विस्थापित मतलब HCl में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है कम क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। इसमें मतलब ये हो गया, इसके आगे भी कोई। अब देखो निम्नलिखित में से धातुओं को उनकी सक्रियता श्रेणी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब क्या करना है, हमें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटता क्रम कौन कौन सा दिख रहा है, इसके अंदर कौन सा घटता क्रम है, ठीक है। अब देखो सबसे अधिक क्रियाशील धातु, घटता क्रम का मतलब हो गया पहले सबसे अधिक रखनी है, फिर उससे कम रखनी है, फिर उससे कम रखनी है, फिर उससे कम रखनी है। अब इसमें धातुएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। एक तो हमारे पास में सोडियम धातु दे दी, इसने क्या दे दिया हमारे पास में सोडियम धातु दे दी, सोडियम के बाद में हमें कौन सी दे दी मैग्नीशियम दे दी, मैग्नीशियम के बाद में हमें जिंक दे दी और एक दे दी Fe। ये हमारे पास में धातुएं हैं। तो इन चारों धातुओं को घटते क्रम में लिखना है। अब चारों धातुओं में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक हमारे पास में कौन सी है भाई, सबसे अधिक हमारे पास में सोडियम। कौन सी है, सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम। फिर सोडियम के बाद में कौन सी आती है हमारे पास में, मैग्नीशियम। कौन सी आती है भाई, मैग्नीशियम। उससे कम कौन सी है भाई हमारे पास में, सोडियम से कम, तो सोडियम तो ज्यादा है, मैग्नीशियम से कम है। और मैग्नीशियम से कम कौन सी आती है हमारे पास में, जिंक। कौन सी आती है भाई, जिंक। कौन सी आती है, जिंक। और जिंक से कम कौन सी आती है हमारे पास में, आयरन। कौन सी आती है, आयरन। तो ये हमारे पास में घटता क्रम हो गया, हो गया। तो सबसे पहले सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक, जिंक के बाद में आयरन। तो ये हमारे पास में सक्रियता श्रेणी का क्या हो गया, हमारे पास इन धातुओं का सक्रियता श्रेणी से घटता क्रम हो गया। तो ये ऑप्शन किसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें ये, इसमें यहाँ पे आ गया जेड से जैसे ये आ गया एमजी आएगी मेरी, ठीक। फिर बाद में जेड नहीं इसमें। तो हमारे पास में क्या है, सोडियम, सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से जिंक, जिंक से कम आयरन। तो ये हमारे पास में ये है, इसका आंसर ये हो गया। इस प्रकार में ये करना है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखो। यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 हमारे पास में कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है तो इसके अंदर आयरन की कील डाली जाती है तो क्या होगा। तो हमारे पास में जैसे ये कॉपर सल्फेट है, क्या हमारे पास में CuSO4 प्लस हमने Fe डाल दी। पहले तो ये देखो भाई अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी,
ठीक है। अभिक्रिया तब होगी जब हमारे पास में ये तो अधिक क्रियाशील होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कम क्रियाशील। ये तो अधिक क्रियाशील होना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए, कम क्रियाशील। ये अधिक क्रियाशील होगा तभी तो इसको विस्थापित कर सकता है, नहीं कर सकता। तो एक बार देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी में। ये हमारे पास में सक्रियता श्रेणी आयरन और कॉपर में से कौन ज्यादा सक्रिय है। तो आयरन हमारे पास में ये रहा आयरन और ये हमारे पास में कॉपर। तो ये हमारे पास अधिक क्रियाशील है कि नहीं है, तो अधिक क्रियाशील है तो इसको हटा सकता नहीं, चल सकता। इसका मतलब अभिक्रिया तो होगी। अब आगे देखो क्या क्या होगा। अब अभिक्रिया होगी हमारे पास में CO4, ये इसको विस्थापित कर देगा। ये क्या कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा। हमारे पास में यहाँ पे क्या बनेगा, FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4 प्लस हमारे पास में क्या बनेगा, Cu बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास में FeSO4 बना कि नहीं बना, एक तो FeSO4 बनेगा, साथ में जो इसका हरा रंग है, कैसा रंग है इसका, नीला रंग है। कैसा रंग है, नीला रंग। तो नीला रंग किसमें बदल जाएगा, हरे रंग में बदल जाएगा। किसमें रंग में बदल जाएगा, हरे रंग में बदल जाएगा। अब देखो कोई अभिक्रिया नहीं, कैसा नहीं होगा, अभिक्रिया तो हो रही नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बाद में क्या है, गोल्ड का रंग नीला ही रहेगा और लोहा पिघल जाएगा। नहीं, ये भी नहीं होगा, लोहा नहीं पिघलेगा, लोहे के साथ में सल्फेट बनेगा तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास में। लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा। बिल्कुल, लोहा क्या कर रहा है यहाँ पे, लोहा इस कॉपर को विस्थापित कर रहा है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा और गोल्ड का रंग हरा हो जाएगा। और गोल्ड का रंग कैसे हो जाएगा, हरा। बिल्कुल सही है। और FeSO4 बनने के कारण किसके मतलब FeSO4 बनना नहीं बन रहा, FeSO4 बनने के कारण इस प्रकार ये ऑप्शन हमारे पास में राइट है हो जाएगा। कॉपर लोहे को विस्थापित कर देगा, कॉपर लोहे को विस्थापित, इसमें कॉपर थोड़ी कर रहा है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो ये भी हमारे पास में गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। इस प्रकार हमारे पास में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ ली। ठीक है, आयनिक यौगिक सबसे पहले आज हमारा टॉपिक था हमारे पास में अम्लराज क्या होता है। तो अम्लराज पढ़ लिया। अम्लराज के बाद में हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक धातु और अधातु आपस में मिलते हैं तो हमारे पास में आयनिक यौगिक बनते हैं। और आयनिक यौगिकों से हमारे पास में आयनिक यौगिक से मैग्नीशियम क्लोराइड की हमने बिंदु संरचना पढ़ी थी, सोडियम क्लोराइड की हमने बिंदु संरचना पढ़ी थी। और इस प्रकार हमने फिर आयनिक यौगिक के गुणधर्म पढ़े थे। आयनिक यौगिक का गुणधर्म कौन सा होता है हमारे पास में, आयनिक यौगिक गुणधर्म में हमारे पास में क्या है, फिर हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक के गुणधर्म। एक बार बता देता हूं क्या क्या पढ़े थे हमने। हाँ, आयनिक यौगिक गुणधर्म थे। तो आयनिक यौगिक गुणधर्म में सबसे पहले था भौतिक प्रकृति। तो इनके भौतिक प्रकृति कठोर और ठोस होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, ऋण धनायन जब आकर्षण बंध बनाते हैं तो मजबूत होते हैं। और ये सामान्य थोड़े भंगुर भी होते हैं, दाब डालने पर टूट भी जाते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था घुलनशीलता क्या होती है। जल के अंदर तो विलय होते हैं, आयनिक यौगिक जल के अंदर तो विलय होते हैं। नमक से याद है, नमक जल में घुल जाता है तो इसका मतलब आयनिक यौगिक जल के अंदर विलय होते हैं। बाकी पेट्रोल केरोसिन जैसे हमारे पास में मिलाएगा में विलय नहीं होते। फिर इसके बाद में हमारे पास में था गलनांक उपपतना। आयनिक यौगिक गलनांक उपपतना कुछ होता है क्योंकि इनको अंदर मजबूत आकर्षण बल होता है, मजबूत आकर्षण बंद होता है और इनको तोड़ने के लिए हमारे पास में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन भी करते हैं, सुचालक होते हैं। क्योंकि आयन विद्युत का चालन करने के हमारे पास में आयन होने चाहिए, धनावेश या ऋणावेश आयन होता है तो इसके कारण ये विद्युत के चालन भी करते हैं। फिर उसके बाद में क्या रहेगा हमारे पास में सक्रियता श्रेणी थी। तो सक्रियता श्रेणी ये हमारे पास में सक्रियता श्रेणी मैंने बता दी। तो घटता क्रम बढ़ता क्रम सब बता दिया मैंने। सबसे ऊपर वाली सबसे अधिक क्रियाशील है, नीचे वाली सबसे कम क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील है जो कम क्रियाशील को विस्थापित कर सकती है। फिर उसके बाद में सक्रियता श्रेणी की ट्रिक भी बता दी हमने। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। फिर उसके बाद में हमने देखा था एक क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी देख लिया हमने। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में अधिक क्रियाशील का जवाब था, इसके अंदर मैं बताता कॉपर सल्फेट में किससे अधिक है कि नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास में सक्रियता श्रेणी से संबंधित प्रश्न भी हो गए, सक्रियता श्रेणी भी हो गई, सक्रियता श्रेणी की ट्रिक भी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद।